हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूँ आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 13। इससे लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 13.3 में बेस प्रमेय के बेसिक कंसेप्ट का अध्ययन किया था और उसके एग्जाम्पल नंबर 16 और 17 को भली भांति सोल्व कर लिया था। आज हमारा एग्जाम्पल है उदाहरण नंबर 18। तो इस एग्जाम्पल में हमें एचआईवी परीक्षण के बारे में बताया गया है, उसके अलग अलग सिचुएशंस, उन्हीं को देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन है। मान ले एक एचआईवी परीक्षण की विशेषता निम्नलिखित प्रकार से निर्दिष्ट की गई है। एचआईवी पॉजिटिव व्यक्तियों के लिए परीक्षण 90% पता लगाने में और 10% पता न लगाने में सक्षम है। इस लाइन को हम समझते हैं। देखिए, अगर हम ऐसे व्यक्तियों का टेस्ट करें जो पहले से एचआईवी पॉजिटिव है, तो जो परीक्षण है वो 90% सही रिजल्ट देंगे, यानी पॉजिटिव को पॉजिटिव ही बताएंगे, लेकिन 10% गलत रिजल्ट देंगे, यानी जो पहले से एचआईवी पॉजिटिव है उनको एचआईवी नेगेटिव बताएगा। सेकंड स्थिति यह है कि जो व्यक्ति एचआईवी से स्वतंत्र हैं, ठीक है, यानी उसको एचआईवी नहीं है, जो एचआईवी नेगेटिव हैं, अगर उनका परीक्षण किया जाए तो 99% सही रिजल्ट देंगे और 1% गलत रिजल्ट्स आएंगे। कहने का मतलब यह है, पुनः हम समझा देते हैं कि जिसको एचआईवी नहीं है, एचआईवी से स्वतंत्र का मतलब, अगर उसका परीक्षण किया जाए तो 99% सही रिजल्ट देगा, यानी उसको एचआईवी नेगेटिव बताएगा, यानी आपको एचआईवी नहीं है, और 1% पॉजिटिव बताएगा, यानी जिसको नहीं है उसको भी एचआईवी बताएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। एक बड़ी जनसंख्या जिसमें 0.1% व्यक्ति एचआईवी से ग्रस्त है, यानी किसी क्षेत्र विशेष में 0.1% व्यक्ति एचआईवी से ग्रस्त है, ठीक है, में से एक व्यक्ति का यादृच्छिक चुना जाता है, ठीक है, और उसका परीक्षण किया जाने पर रोग विज्ञानी एचआईवी की उपस्थिति बताता है, यानी जो लेबोरेटरी में टेस्ट करता है वो बताता है कि इसको एचआईवी है, यानी एक बड़े क्षेत्र विशेष में 0.1% व्यक्ति एचआईवी से ग्रस्त है, उस क्षेत्र में से एक व्यक्ति चुना जाता है, ठीक, और उसका जब परीक्षण किया जाता है तो रोग विज्ञानी बताता है कि इसमें एचआईवी है। तो आगे देखिए, क्या प्रायिकता है कि व्यक्ति वास्तव में एचआईवी पॉजिटिव है। ठीक, अब सबसे मेन बात, हमें सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि कौन सी सिचुएशन पहले से हमें पता है। तो बिल्कुल आपको एकदम स्पष्ट बोला गया है, एक व्यक्ति यादृच्छिक चुना जाता है, देखिए, और उसका परीक्षण किए जाने पर वह एचआईवी की उपस्थिति बताता है। तो ये इवेंट जो है, ये घटना हमें ज्ञात है, तो ज्ञात घटना है, उसको आप लोग लिख लीजिए ई से। ठीक, क्या लिखोगे वहीं से कॉपी कर लीजिए, स्टेटमेंट जो है, कथन आपको क्वेश्चन में दे रखा है उसी में से कॉपी कर लीजिए। एक व्यक्ति का चुना जाना और उसका परीक्षण किए जाने पे उसका एचआईवी पॉजिटिव आना, ये इवेंट है। एक व्यक्ति का चुना जाना और परीक्षण किए जाने पे एचआईवी की उपस्थिति बताना, और परीक्षण किए जाने पर एचआईवी की उपस्थिति बताना। ठीक है, अब जो ये एक व्यक्ति हमने चुना, ये हमने एक क्षेत्र विशेष से चुना जिसमें 0.1% व्यक्तियों का एचआईवी हो रखा है, ठीक है। तो शेष, अगले ने लास्ट में पूछा क्या है, शेष बात ये पूछी क्या प्रायिकता है कि वास्तव में एचआईवी पॉजिटिव है। तो हमें जब ये पता है कि जो चुना गया व्यक्ति है वो परीक्षण में एचआईवी पॉजिटिव आया है, तो देखिए यहाँ पे दो स्थितियां हैं, दो टेस्ट है। पहला टेस्ट जो करा गया है, ठीक है,
क्योंकि परीक्षा में आपको समस्या नहीं, मेरे को तो क्वेश्चन पहले से काफी साल से करा रहा हूं तो एकदम से रटे से गए तो, लेकिन आपको क्या समस्या हो सकती है? ठीक है, आपको समस्या ये हो सकती है कि यहाँ पे 2 टेस्ट हो रहे हैं। एक उन व्यक्तियों का हो रहा है जिनको HIV है, और जिनको HIV है, ठीक है, यानी HIV है इसका मतलब HIV पॉजिटिव है, उनमें टेस्ट करते हैं तो 90% सही और 10% गलत। एक वो व्यक्ति हैं जिनको HIV है ही नहीं और उनका टेस्ट करते हैं, तो उस स्थिति में 99% सही और 1% गलत। व्यक्ति को वास्तव में HIV होना, इसका मतलब यह है कि व्यक्ति पहले से HIV पॉजिटिव था और जब टेस्ट किया देन भी रिजल्ट पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे 2 इवेंट मान लीजिए। पहला E1, व्यक्ति HIV से ग्रस्त है, HIV ग्रस्त है, ग्रस्त है। और दूसरी बात आप ये मानिए कि व्यक्ति HIV से स्वतंत्र है, ठीक है। ये 2 सिचुएशन हो गई। अब 2 सिचुएशन इसलिए हो गई क्योंकि हम 2 प्रकार के व्यक्तियों का टेस्ट बना रहे हैं या कर रहे हैं। आपको पर्सन में पूछा गया, फर्स्ट वो राइट कर लीजिए। आपको बोला गया जिस व्यक्ति को चुना और उसको परीक्षण में HIV पाया गया, जो घटना घटित हो चुकी है वो हमने E लिखी। अब सेकंड बात ये पूछ रहा है कि वास्तव में HIV पॉजिटिव है, इसकी क्या प्रायिकता? तो वो तो तभी होगा जब जिसका परीक्षण किया वो पहले परीक्षण में भी पॉजिटिव आया और पहले से भी पॉजिटिव था। तो पहले से पॉजिटिव व्यक्तियों को आपने क्या लिखा है? E1 से लिखा है। किससे लिखा है? E1 से, ठीक है। तो अब देखिए, ठीक है, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर फॉर्मूला याद है, या एक और कंसेप्ट में आपको बता देता हूं। ये हो गई सह प्रतिबंध की कंडीशन, तो आप इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट, P(E1) इंटरसेक्शन E, जैसा मैंने बेसिक में बताया था, और इसको क्या लिख दो? PE। याद रहता है तो ठीक है, थोड़ा सा समझ लेते हैं ना, ऐसे करने से थोड़ा सा समझ में ज्यादा आएगा एक एक बातें। PE क्या है? व्यक्ति का चुना जाना और परीक्षण पाए करने पर HIV उपस्थिति बताना, यही तो है P। तो देखिए इसका नेक्स्ट स्टेप बना दीजिए, पहले नीचे वाला, यहां वाला संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से। तो व्यक्ति पहले कैसा चुना गया? देखिए पहली स्थिति में HIV, ठीक है, जिस व्यक्ति को चुना गया HIV पॉजिटिव व्यक्तियों के लिए, तो मान लीजिए व्यक्ति HIV पॉजिटिव है, उसको चुना गया। 2 स्थितियां हैं, यानी E1 व्यक्ति HIV पॉजिटिव है, उसको चुना गया, ठीक। दूसरी स्थिति में यह हो गया कि जब व्यक्ति HIV पॉजिटिव है, HIV पॉजिटिव है, तो उसका पॉजिटिव पाया जाना, ठीक है, वो घटना हो गई E। दूसरी स्थिति जो HIV नेगेटिव है उनको चुना जाना, ठीक है। और जब HIV नेगेटिव चुना गया है, जब HIV नेगेटिव चुना गया है, उस स्थिति में उसका पॉजिटिव होना। तो ये लिख दिया हमने संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से। अब आपको बोला गया है व्यक्ति वास्तव में HIV पॉजिटिव हो, तो वास्तव में HIV पॉजिटिव कब होगा? जब उसका टेस्ट भी हो और वो HIV पॉजिटिव भी हो, यानी HIV से ग्रस्त हो, तभी वास्तव में। तो E1 वाली कंडीशन को आप ऊपर लिख दो। E/E1, ठीक है, क्लियर एकदम से। ये सिचुएशन होगी, फॉर्मूला आपका आपने बना के लिख लिया, ठीक। इसको आप यहां से ये डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो आपको
इससे लिंक करने का प्रयास किया, जोड़ने का, कि वास्तव में आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए। अब इसमें जो जो चीजें इस्तेमाल हो रही है उनकी प्रायिकता आप लिख लीजिए। पहले आप लिखिए P(E1) की, यहां पे ही लिख देते हैं, स्थान इधर लिखते हैं, यहां स्थान नहीं है। P(E1) व्यक्ति का HIV ग्रस्त होना। तो भाई कितने परसेंट व्यक्ति HIV ग्रसित है? बिल्कुल क्वेश्चन में दे रखा है 0.1%। कितने? एक बड़ी जनसंख्या जिसमें 0.1 और वो भी प्रतिशत, आगे क्या लगा है? प्रतिशत। तो कितने का भाग दे दो 0.1 में? 100 का भाग दे दो, तो ये कितना हो गया? 0.001। इतने लोग HIV ग्रसित है। फिर आपको चाहिए E2। E2 क्या है? व्यक्ति HIV से ग्रस्त से स्वतंत्र है, ग्रस्त नहीं है यानी स्वतंत्र है। तो P(E2) का वैल्यू निकाल लो। P(E2) का वैल्यू हो जाएगा 1 - P(E1). ठीक है। कैसे? कि भाई जो HIV ग्रस्त है उनको 1 में से घटा देंगे तो HIV से स्वतंत्र वाले आ जाएंगे। तो घटा दीजिए 1 - 0.001, तो ये आ गया आपके पास 0.999। ये आपका आ गया। ठीक है, P(E2) का वैल्यू। अब देखिए आपको ये और चाहिए P(E1), इसका वैल्यू और चाहिए। देखिए P(E1) आपको ज्ञात है पहले से घटना, जो नीचे लिखी है हर में। तो E1 है क्या? देखिए व्यक्ति HIV से ग्रस्त है, व्यक्ति HIV से ग्रस्त है, और E का मतलब है जब उसका परीक्षण किया जाता है तो वह HIV पॉजिटिव बताता है। तो देखिए कौन सा टेस्ट में जाएंगे? फर्स्ट टेस्ट में जाएंगे। HIV पॉजिटिव व्यक्तियों का परीक्षण के लिए कितने परसेंट परीक्षण सही है? 90%। कितने परसेंट? 90%। तो यहां पे लिखेंगे 90%। पुनः समझिए, व्यक्ति जो है E1 का मतलब है व्यक्ति HIV से ग्रस्त है, ठीक है, और उस स्थिति में उसका परीक्षण करें तो वो क्या बताए? HIV की पॉजिटिविटी बताए उसमें, यानी टेस्ट पॉजिटिव आए। तो ऐसी सिचुएशन कहां लिखी गई है? फर्स्ट में ही तो लिखी गई है, HIV पॉजिटिव व्यक्तियों के लिए परीक्षण 90% पता लगाने में। सही है। तो अब इस 90% को आप सोल्व कर लीजिए, तो कितने की भाग डाल दीजिए इसमें? 90/100, को हटाओगे, ठीक है, तो ये हो गया 0.9। 1 by 1 सारी स्टेप्स क्लियर करेंगे जल्दी। क्वेश्चन देखिए सेकंड, Pe/E2, Pe/E2, इसका मैं यहां निकाल रहा हूं, Pe/E2। अभिप्राय क्या है वो देखिए। E2 का मतलब व्यक्ति HIV से स्वतंत्र है। HIV से स्वतंत्र है इसका मतलब उसको HIV नहीं है। जब उसको HIV नहीं है उस स्थिति में उसका परीक्षण किया जाता है तो HIV की उपस्थिति बताता है, यानी सेकंड स्थिति, उस पे जाइए। सेकंड स्थिति में लिखा HIV से स्वतंत्र व्यक्तियों के लिए परीक्षण करने पर 99% सही पता लगाने में, कि भाई जिसको नहीं है उसको कहेगा तुझे नहीं है जा। लेकिन एक स्थिति ऐसी है ना, यानी 1% स्थिति ऐसी है ना जहां पे ये बोल रहा है उसको बेचारे को HIV है ही नहीं और बोल रहा है तेरे को तो है। तो ऐसी कितना है वह? 1%। तो भाग दे दो कितने का? प्रतिशत को हटाया 100 का, तो कितना आ गया? 0.01। 0.01। अब ये जितनी भी वैल्यूज आपके पास आ गई, इन सारी को आप लोग फॉर्मूले में पुट कर दो, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो पुट करते हैं फॉर्मूले में वैल्यूज और सोल्व करते हैं। तो वैल्यूज जो है हमने ज्ञात की, इनको पुट कर देते हैं फॉर्मूले में। तो यहां से देखिए Pe(1/E), Pe(1) का आपके पास है 0.001, 0.001 मल्टीप्लाई Pe(1), सॉरी Pe/E1, तो E/E1 0.9। ये सेम ही है तो एज इट इज उतार दीजिए। 0.001 मल्टीप्लाई 0.9 प्लस
E2 का 0.999 मल्टीप्लाई PE बट्टा E2, E बट्टा E2 0.01 सोल्व करेंगे। यहां से पॉइंट हटाएंगे तो इसको लिख देंगे 1/1000 और इसका पॉइंट हटाएंगे तो इसको नीचे आ जाएगा 10। ठीक है, इधर से सोल्व करेंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे तो इसको लिख देंगे 1/1000 और ये हो गया 9/10 प्लस इधर हो गया 999/1000 गुना ये हो गया 1/100। ठीक, आगे अगर हम इसको सोल्व करें तो देखिए ऊपर बन जाएगा 9/10,000 और नीचे जो बनेगा वो देखिए ये बन गया 9/10,000 और ये बन गया 999 और नीचे, ठीक है, 1,00,000 हो गया ये 5। ठीक, अब सोल्व कर लीजिए भाई। तो सोल्व किया तो ऊपर तो देखिए 9/10,000 और नीचे का जो अगर लघुत्तम लेंगे, नीचे का अगर हम लोग लघुत्तम लेंगे स्टूडेंट, देखिए थोड़ा ध्यान से सेट कर देता हूं इसको। इसका अगर हम लघुत्तम लेंगे इसका तो ये हो गया 1 2 3 4 5। ठीक है, इससे इसमें भाग दिया तो कितनी बार गया 10 बार, तो यहां हो गया 90 और इसका इसमें भाग दिया 1 बार तो ये हो गया 999। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर। अब देखिए आगे सोल्व करते हैं तो 9/10,000 गुना इसको, सॉरी, ठीक, और यहां पे नीचे लिख दीजिए, इसको ऐड कर दीजिए इसमें, तो 999 एक जोड़ दीजिए तो 1000 और यहां पे बच गए 89 तो 1089। ठीक है, कैसे 999 इसको 1 दे दिया तो ये 1000 बन गया, यहां पे 89 बचा। ठीक है, तो 1000 1089, नीचे देखिए 1,00,000 है, 3 4 और 5। ठीक है, आगे अगर हम इसको सोल्व करें तो 9/10,000 इसको ऊपर ले जाके पलट दीजिए तो ठीक है 1,00,000 ही है 1089। ठीक, ये 4 शून्य से ये 4 शून्य कट गए और 9 को 10 से गुना किया 90 और ये 1089। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से आप लोग इजीली इक्वेशन बना सकते हैं। कैलकुलेशन तो इसमें है लेकिन आपको बनाना आना चाहिए। तो जो हमारा आंसर आ गया ये क्लियर हमारा आंसर है P E1/E। इस प्रकार से स्टूडेंट होगा, कहीं कोई आपको डाउट इसमें नहीं होनी चाहिए। थोड़ा कैलकुलेशन इसमें ज्यादा था बिल्कुल, और क्वेश्चन अच्छा, लेकिन तो बिल्कुल आप आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जो एग्जाम्पल नंबर 19 है वो देखिए, हमें बोला गया है एक बोल्ट बनाने के कारखाने में मशीनें यानी यंत्र ABC, ठीक है, यानी एक जो कारखाना है जो बोल्ट बनाता है उसमें 3 मशीनें लगी हुई है A, B और C। आगे बोला गया कुल उत्पादन का 25%
35% और 40% बोल्ट बनाती है, यानी जो ए मशीन है वो 25% उत्पादन करती है, बी जो है वो 35% और सी जो है 40% उत्पादन करती है, यानी बोल्ट बनाती है। अच्छी बात है, आगे देखते हैं। इन मशीनों के उत्पादन का क्रम से 5, 4 और 2% भाग खराब यानी त्रुटिपूर्ण है। तो ये जो मशीनें बनाती है, काम करती है, तो कुछ त्रुटियां भी होती है। तो मशीन ए से जो त्रुटि होती है बोल्ट बनाने में, ठीक है, वो है 5%, और मशीन बी से जो त्रुटि होती है वो 4%, और सी से 2% त्रुटि होती है, यानी वोल्ट खराब हो जाते हैं। वोल्टों के कुल उत्पादन में से 1 वोल्ट यादृच्छिक निकाला जाता है और वह खराब पाया गया। तो एक सिचुएशन जो है वो पहले से हमें ज्ञात है, वो ये है, बता दी गई है, या ज्ञात है या बता दी गई है, वो ये बता दिया गया है कि भाई कुल उत्पादन में से 1 वोल्ट हम उठाएंगे और वो खराब है, यानी त्रुटिपूर्ण है। तो जो घटना ई है वो हो गया वोल्ट का त्रुटिपूर्ण होना या खराब होना। सेकंड बात ये पूछ रहा है इसकी क्या प्रायिकता है कि वोल्ट बी मशीन द्वारा बनाया गया है। तो इसका मतलब ये है कि हमें यह ज्ञात करना है कि पी बी बटे ई, यानी वोल्ट खराब है उस स्थिति में मशीन बी द्वारा बना है, ये हमें यहां पे ज्ञात करना है। काफी सिंपल क्वेश्चन, इजीली हम लोग बना लेंगे। और जो ये क्वेश्चन था इसका आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो मैं साइड में हो जाता हूं, आप लोग ले लीजिए, कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो ज्ञात घटना है प्रश्न में हमें बताया गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। हम लोग लिख लेते हैं कि इवेंट ई जो हमें दे रखा है वो हमें बोला गया है वोल्टों का एक बोल्ट बनाने की है, ठीक है। तो जो बोल्ट है वो त्रुटिपूर्ण है, तो लिख देते हैं बोल्ट का त्रुटिपूर्ण, कोष्टक में लिख दिया खराब होना, खराब होना, ये हमें पहले से पता है। अब इवेंट हम मान लेते हैं बोल्ट जो है मशीन ए से बना है, और E2 हम मान लेंगे बोल्ट मशीन बी से बना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है E3 इवेंट, उसको हम मान लेंगे बोल्ट मशीन सी से बना है। इतनी सिचुएशन आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है तो आप बोल सकते हैं कि सर कहीं कोई डाउट है, बिल्कुल बताइए, मुझे नहीं लगता। तो अब देखिए, आपको जो पहले ज्ञात करना है उसका फॉर्मूला लिख लीजिए सदैव। तो आपको बोला गया है कि भाई जब बोल्ट त्रुटिपूर्ण है, ठीक है, ये ज्ञात है, हर में लिख दी, उस स्थिति में उसका मशीन बी द्वारा बना होना, और बी द्वारा बने बोल्ट, बी मशीन से बने बोल्ट को हमने क्या बना है E2, तो यहां लिख देंगे E2, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखने में सक्षम है तो अच्छी बात है, वरना सह प्रतिबंध का इस्तेमाल कीजिए और लिख लीजिए E2 इंटरसेक्शन E बट्टे PE, ठीक है। अब PE को आप क्या लिखेंगे? PE घटना है क्या? बोल्ट का त्रुटिपूर्ण या खराब होना। तो भाई बोल्ट 3 मशीनों द्वारा बना है, तो पहले मशीन का चयन करेंगे, फिर पता करेंगे कि भाई बोल्ट खराब है या नहीं, ठीक। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो नेक्स्ट स्टेप में? देखिए मैं कैसे लिखता हूं, आप सीख लीजिए। हम लिख सकते हैं, सबसे पहले हम क्या चयन करेंगे? हम ये चयन करेंगे मशीन का। तो अगर मशीन
पहली मशीन से बना हो, यानी ए से बना हो। हमने बोल्ट मशीन ए द्वारा बना है। जब बोल्ट मशीन ए द्वारा बना है यानी E1, तब त्रुटिपूर्ण हो सकता है। दूसरी स्थिति, अगर हम मशीन बी का चयन करें, ठीक है, तो उससे बना भी तो त्रुटिपूर्ण हो सकता है। तीसरी बात, तीसरी मशीन का चयन करें यानी सी का, और उस स्थिति में जब हमने मशीन सी का चयन किया है यानी E3, उस स्थिति में बोल्ट का त्रुटिपूर्ण होना। ये हमने लिख दिया संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से। अब आपको बोला गया मशीन बी से बनाए बोल्ट जब त्रुटिपूर्ण है, तो ये बीच वाली कंडीशन उठाइए और ऊपर लिख दीजिए। बस इतना ही आपको करना है। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे कि सर हम डायरेक्ट ही लिख देते, डायरेक्ट लिख दो, हमें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है किसी से भी, बस हमारा काम समझाने का है, ठीक है। अब आपको ये सारे मान जो हैं वो चाहिए। तो सबसे पहली बात जो है स्टूडेंट, यहां पे हम लिख लेते हैं कि भाई हमारे पास मशीन कितनी है, 3 है, मशीन है 3, और 3 में से किसी एक मशीन को चुनने की प्रायिकता जो है वो 1/3 होगी। 3 में से किसी भी एक मशीन को चुनने की जो प्रायिकता है, ABC 3 मशीनें हैं, और उनमें से किसी भी एक को चुनने की प्रायिकता 1/3 होगी। ये तो बेसिक सी बात है और वो आपको पता भी है। लेकिन आगे देखिए, यहां पे मशीन से बना होने की लिखा रखा है, ठीक है, मशीन से बना होने की लिख रखा है। मशीन, हाँ, क्योंकि उत्पादन दे रखा है पहले से क्वेश्चन में, तो 1/3 हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि मशीन, क्योंकि उत्पादन, कुल उत्पादन हमें दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए बोला गया है प्रश्न में कि जो ए मशीन में 25% बोल्ट बनाती है, तो मशीन ए द्वारा बने बोल्ट 25%, ठीक है। मशीन ए द्वारा बना बोल्ट चुनने की प्रायिकता 25% है, इसका मतलब 25/100, 25/100 हो गया। ठीक, आगे चलते हैं। Pe2, बी मशीन द्वारा बने बोल्ट को चुनने की, अगले ने बोल रखा है 35%, तो 35/100, और Pe3, सी मशीन द्वारा बने बोल्ट को चुनने की प्रायिकता 40%, तो 40/100। अब हमें चाहिए कि Pe/E1 जब चुना गया, जो हमने बोल्ट चुना है वो मशीन ए द्वारा बनाओ और उसका त्रुटिपूर्ण होना। तो लिखा है कि मशीन ए 5% बोल्ट त्रुटिपूर्ण बनाती है, तो 5% का मतलब हो गया 5/100। दूसरा बोला गया है अगर चुना गया बोल्ट जो मशीन बी द्वारा बनाओ, उस स्थिति में उसका त्रुटिपूर्ण होना। तो बिल्कुल बता रखा है, प्रश्न में दे रखा है हमें 4% होगा, तो 4% का मतलब हो गया 4/100। और अगर बोला गया कि अगर हम बोल्ट जो है मशीन सी द्वारा बना हुआ चुनते हैं, उस स्थिति में उसका त्रुटिपूर्ण होना, तो हमें बोला गया है 2%। कितना प्रतिशत है? 2%, तो 2/100। ठीक, ये सभी वैल्यूज हम फॉर्मूले में डाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए Pe2/E, सबसे पहले Pe2 35/100 गुना Pe/E2 4/100,
ठीक है। नीचे E1 PE1 25/100 गुना PE/E1 5/100 प्लस E2 वाला तो ये एज इट इज आ जाएगा 35/100 गुना 4/100 प्लस PE3 40/100 गुना PE/E3 2/100। ठीक है, देखिए काटना मत, क्योंकि हर क्वेश्चन को करने का एक अलग कंसेप्ट होता है। नहीं काटेंगे तो हर जो है ये अपना 100 गुना 100 100 गुना 100 100 गुना 100 100 गुना 100 सेम रह जाएगा और फिर आपस में कट जाएगा। ठीक है, क्लियर जो मैं बात कहना चाहता हूं। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे। 35 को 4 से गुना किया, 35 दूनी 70, 70 70 140, ये हो गया 140 और नीचे हो गया 10,000। ठीक, नीचे देखिए 25 को 5 से गुना किया, 25 चौक 100, 25 5 125 और नीचे 10,000 प्लस 35 को 4 से गुना किया तो वही 140 बट्टे 1 2 3 4 10,000। 40 को 2 से गुना किया 80/10,000। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको सोल्व कर लेते हैं यहां पर। तो ये हो गया PE2/E। तो देखिए 140/10,000 बट्टे में देखिए इधर लघुत्तम 10,000 तो 125 140 और 80 ये जुड़ जाएगा। 125 प्लस 140 प्लस 80। ठीक है, 10,000 से 10,000 कैंसिल हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो जो आपका बच्चा PE2/E ये बच गया 140 बट्टे। इसको जोड़ लीजिए पूरे को आप लोग, तो जोड़ देते हैं। इसमें 60 डालेंगे 200 220 220 और 100 इधर से 320 345 345। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए कैसे। इसको 80 में से 60 दे दिया 200 220 100 इसको दे दिया 320 फिर 25 दिया तो 345। ठीक है, अब इसको काट के सरलीकृत कर लेते हैं। तो जब हम काट के सरलीकृत करेंगे 5 से काटेंगे इसको, तो ये काटेंगे 5 से तो 5 दूनी 10 5 अंटे 40। इसको 5 से काटेंगे तो 6 पंजो 30 5 ने 45 69। ठीक है, बिल्कुल। तो चेक कीजिए, ये आपका आंसर होना चाहिए 28/70। बिल्कुल यही आंसर है ना, 28/69, 70 में से एक कम। तो बिल्कुल यहां लिख देते हैं कि जो आपका आंसर आ गया स्टूडेंट PE2/E ये आ गया 28/69, 70 में से एक कम 69, 28/69। तो काफी सिंपल। अब देखिए स्टूडेंट, इन क्वेश्चनों में एग्जाम में चेंजेस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर आपने रट रखे देन आपको समस्या हो सकती है। अब कंसेप्ट क्लियर कीजिए। सबसे पहले जो आपको इवेंट पहले से पता है उसको E मान लीजिए, शेष को E1 E2 E3 मान लीजिए। और ये जो है बीच का पोर्शन, ये मैं इसीलिए बता रहा हूं कि जब अगर एग्जाम में ऐसे पूछ ले कि भाई इस छोटा क्वेश्चन भी तो आ सकता है, ये क्वेश्चन लिख के कि भाई PE बोल्ट का त्रुटिपूर्ण होना इसकी क्या प्रायिकता है, हाँ या ना,
तो वोल्ट त्रुटिपूर्ण 3 स्थितियों में हो सकता है। पहला जब मशीन ए द्वारा बनाओ, दूसरा जब मशीन बी द्वारा बनाओ, और तीसरा सी द्वारा। तो ये आपको पूरा पता होना चाहिए संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय कैसे बनता है। ठीक है, तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग, काफी अच्छा क्वेश्चन। और बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल नंबर 20। ठीक है, शुरू करते हैं इसको। एग्जांपल नंबर 20 को हम लोग बनाना। हमें बोला गया है कि एक डॉक्टर को एक रोगी को देखने आना है, यानी कोई डॉक्टर है जो किसी पेशेंट को देखने जाएगा। पहले के अनुभव के आधार पर यह ज्ञात है, यानी एक्सपीरियंस के आधार पर पता है कि अगर डॉक्टर ट्रेन से आएगा, बस से आएगा, स्कूटर से या अन्य किसी वाहन से आने की प्रायिकताएं दे रखी है। यानी डॉक्टर के अलग अलग साधनों से आने की प्रायिकताएं हमें दे रखी है क्रम से। ट्रेन से आने की प्रायिकता में 3/10, बस से आने की 1/5, स्कूटर से आने की 1/10 और अन्य किसी वाहन से आने की 2/5 प्रायिकता है। यदि वह ट्रेन, बस या स्कूटर से आता है तो देर आने की प्रायिकताएं क्रमशः, यानी कहने का मतलब यह है कि अगर ट्रेन से आएगा, बस से आएगा या स्कूटर से आएगा तो वह देरी से आएगा, और उनकी प्रायिकताएं जो है देरी से आने की, ट्रेन से आता है और देरी से आता है तो इसकी तो 1/4। दूसरा बोला गया है कि बस से आता है और देरी से आता है तो इसकी 1/3, और स्कूटर से आएगा और देरी से आएगा तो इसकी 1/12 है। परंतु अन्य किसी वाहन से आएगा तो लेट नहीं आएगा। अन्य किसी वाहन से लेट आने की प्रायिकता 0 हो गई, नहीं आएगा लेट, तो लेट आने की प्रायिकता 0। ठीक है, यदि वह देर से आया, यह बात हमें क्लियर है, इसने बता दी कि वह देर से तो आएगा, तो लिख लेते हैं इवेंट ई। देरी से आना, अगले ने बोल दिया ना तो वहीं से कैच कर लो। यदि वह देर से आया तो इवेंट ई जो पहले से पता है कि वह देरी से आया है, तो उसके ट्रेन से आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ट्रेन से आने की प्रायिकता, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं इवेंट। पहला E1, दूसरा इवेंट E2। इवेंट ई यानी पहला ट्रेन से आना, ठीक है, ऑर्डर का ध्यान रखें। दूसरा बस से आना, और इवेंट जो है E3 स्कूटर से आना, स्कूटर से आना, और इवेंट E4 अन्य वाहन से आना, अन्य वाहन से आना। ठीक है, हमें जो ज्ञात करना है पहले हम उसका फॉर्मूला लिखेंगे बिल्कुल। तो देखिए, हमें पता है देरी से तो आया है। अब इस बात की क्या प्रायिकता है कि वो ट्रेन से आया है, तो ट्रेन से आने को हमने लिखा है E1। सह प्रतिबंध से आप इसको लिख सकते हैं P E1 इंटरसेक्शन E, और यहां लिखेंगे आप PE। ठीक है, PE का मतलब है देर से आना। तो देर से आने का क्या क्या तरीके हैं भैया, देखिए कैसे। अगर वह ट्रेन से आता है, पहले तो साधन, जो साधन है उनका चयन करेगा। मान लीजिए ट्रेन से आता है, ठीक है, ट्रेन साधन का चयन कर लिया, और ट्रेन से आता है तो भी देर हो सकता है। ठीक, दूसरा अगर वह बस से आता है तो बस से जब आता है तो भी देरी से आता है। ठीक है, और चौथा जो है, तीसरा सॉरी, स्कूटर से आता है, और जब स्कूटर से आता है तो देरी से आता है। प्लस चौथी स्थिति में अन्य वाहन से आता है, अन्य वाहन से आता है तो देरी से नहीं आता। तो ठीक है, तो
पी E4 बट्टे E, इसका प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगा ना, ठीक है। E1, तो E1 वाले को उठा के ऊपर लिख दीजिए, पी E1 इंटू पी E बट्टे E1, ठीक है। अगर आपको ऐसे बोलता कि परीक्षा में थोड़ा बहुत चेंज कर दे कि बस से आए और लेट आने की, तो इस केस को हम ऊपर लिख देते, स्कूटर वाले की पूछता तो इससे ऊपर लिख देते, ठीक है। इन सभी की प्रायिकताएं आप लोग यहां लिख लीजिए सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं पी E1, इसका मतलब है ट्रेन से आने की प्रायिकता। तो ट्रेन से आने की, ठीक है, जो है वो 3/10, सबकी एक साथ ही लिख लेते हैं, पी E2, पी E3 और पी E4। बस से आने की 3/10, ठीक है, सॉरी, ट्रेन से आने की 3/10 और बस से आने की 1/5, ठीक है, 1/10 स्कूटर से आने की, और लास्ट वन है 2/5 अन्य किसी वाहन से आने की। अब देखिए, जब वह बस से आता है तो देरी से आता है, ठीक है। जब वह, सॉरी, E1 बस नहीं है, बार बार बस क्यों आ रहा है पहले, ठीक है। E1 का मतलब ट्रेन से आता है तो वह देरी से आता है, इसकी प्रायिकता है 1/4। और जब वह बस से आता है और देरी से आता है, इसकी प्रायिकता आपको क्वेश्चन में दे रखी है 1/3। और जब वह स्कूटर से आता है और देरी से आता है, इसकी प्रायिकता भी आपको दे रखी है 1/12। लेकिन जो फोर्थ केस है वो भी मैं मेंशन कर देता हूं, जब वह अन्य किसी वाहन से आता है तो देरी से नहीं आता। तो अन्य किसी वाहन से आता है तो देरी से आने की प्रायिकता हो गई 0, क्योंकि अन्य किसी वाहन से आता है तो देरी से आता ही नहीं है, तो इसलिए अन्य किसी वाहन से देरी के आने की प्रायिकता 0। जितने भी वैल्यूज हैं आप लोग जो है सारे के सारे ये जो वैल्यू हैं इनका इस्तेमाल करके यहां पुट कर दीजिए, आंसर तो एकदम आ ही जाएगा आपका। तो यहां से हो जाएगा P E1 बट्टे E। देखिए E1 3/10 गुना, जब वह ट्रेन से आता है तो उससे देरी से आने की 1/4, ठीक है। तो लिख लीजिए इसी को 3/10 गुना 1/4 प्लस E2 1/5, और देरी से आने की, जब बस से आता है तो देरी से आता है 1/3 प्लस स्कूटर से आने की 1/10, और जब स्कूटर से आता है तो देरी से आता है 1/12 प्लस अन्य वाहन से आने की प्रायिकता 2/5, लेकिन अन्य वाहन से आता है तो देरी से आने की 0/1, ये स्टेप तो 0 चला गया, ठीक है। तो आगे जब हम सोल्व करेंगे इसको पी E1 बट्टे E, तो काटे ना, पहले एक बार इसको 0 कर दें, तो इसको देखिए कितना बन रहा है 3/40, यहां पे 3/40 ही बना, और ये हो गया 1/15, और ये हो गया 1/120, ठीक है। इतना क्लियर, ठीक है। लघुत्तम बना रहे हैं इसकी, तो 40, 15 और 120 की, तो 40, 15 और 120 की लघुत्तम अगर हम बना लें, 40, 15 और 120 की, तो 120 लघुत्तम बन जाएगा इसका, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए, तो ये हो गया 3/40, 120 लघुत्तम बनेगी। तो 40 से इसको भाग दिया तो 3 बार, 3 से 3 को गुना किया 9, 15 × 120 तो 8,
और यहाँ पे 1, तो यहां से नेक्स्ट सोल होके हो जाएगा P E1 बट्टे E 3/40, और ये कितना हो गया 10 8 18, तो ये 120 तो ऊपर और 18 नीचे, 40 से काट दीजिए इसको, 3 टाइम कट जाएगा। ठीक है, 3 से इसको काट 3 तिया 9, सॉरी यहां लिख दीजिए 9/18, सोल्व कर लीजिए 1/1/2 1/2 आपका आंसर आना चाहिए, बिल्कुल 1/2 ही आ रहा है। यानी जब ये किससे आता है, देरी से आने की प्रायिकता, जब वह ट्रेन से आता है। ठीक, कितनी आ गई 1/2, यानी डॉक्टर साहब के देरी से आने की प्रायिकता जब वह ट्रेन से आते हैं। अगर आप इस प्रकार क्वेश्चन बनाएंगे, सारे डाटा का कलेक्शन कर लेंगे, देन परीक्षा में किसी से भी पूछे आप इजीली सोल्व कर देंगे स्टूडेंट। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार का है। देखिए स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 21, एक व्यक्ति के बारे में यह ज्ञात है कि वह 4 में से 3 बार सत्य बोलता है। ठीक है, तो व्यक्ति के सत्य बोलने की प्रायिकता हो गई 3/4। ठीक, यानी 4 बार बोलेगा तो 3 बार सही बोलेगा, तो सही बोलने की प्रायिकता 3/4 हो गई। वह एक पासे को उछालता है और बताता है कि उस पर आने वाली संख्या 6 है। तो हमें ज्ञात क्या है, हमें ज्ञात ये है कि वो एक पासे को उछालेगा और बताएगा कि उस पे आने वाली संख्या 6 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है। देखिए वास्तव में 6 है, इससे क्या मतलब है, हमें ये तो पता ही है कि वो पासे को उछाल रहा है और हर बार यही कर रहा है कि वास्तव में 6 आया 6 आया, वास्तव में 6 आया। इसका मतलब कि वो पासे को उछाले और ये बताए कि 6 है और वो सच भी बोल रहा हो। क्या बोल रहा हो, सच। उस स्थिति में वास्तव में 6 आएगा। ठीक है, तो काफी इजी क्वेश्चन है, कहीं इसमें कोई ज्यादा पेच है नहीं। तो देखिए हम लोग जो पहले से पता है उसको लिख लेते हैं। ई घटना, ई क्या पता है, एक पासे को उछालना और बताता है, बतलाना कि उस पे 6 आया है। एक पासे को उछालना तथा बतलाना, बतलाना कि उस पर संख्या 6 आई है, संख्या 6 है, 6 आई है, ऐसे लिख दीजिए, कोई ना। ठीक है, अब हमें बोला गया है, अब हम पासे को उछालते हैं। E1 E2 किसे मानेंगे, जब हम पासे को उछालते हैं तो पासे पे 6 आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो E1 हम मान रहे हैं पासे पर 6 आना। दूसरा E2 पासे पर 6 नहीं आना। ठीक है, ये 2 इवेंट हमने मान लिए कि पासे पर 6 आया आना और 6 नहीं आना। आगे देखिए, इस बात की क्या प्रायिकता कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि वास्तव में 6 है। इसका देखिए, हमने ई इवेंट माना है कि पासे को उछालना और बताना कि पासे पर 6 आया है, वास्तव में 6 आया है। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति सत्य बोल रहा हो, यानी वास्तव में पासे पर 6 ही प्रकट हुआ हो, 6 ही प्रकट हुआ हो, यानी E1। ठीक है,
उसने उछाला, ठीक है, पासे को, और बताया कि 6 आया है, और वास्तव में आया भी कितना हो, 6 ही आया हो। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, लिख लीजिए P E1 इंटरसेक्शन E बट्टे PE। PE क्या है, उसको आप लोग संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से लिख लीजिए। PE हमने क्या मानी है, एक पासे को उछालना तब बतलाना कि उस पे 6 आया है। ठीक है, पहले पासे को हम, जब पासे पे 6 आया हो, जब पासे पे, इसकी दो स्थितियां हो सकती है कि पासे पे 6 आया हो, ठीक, जब पासे पे 6 आया है तो वो बता रहा है कि 6 आया है। दूसरी स्थिति, पासे पे 6 आया ही नहीं, पासे पे 6 आया ही नहीं, और वो क्या कर रहा है, जब 6 नहीं आया तो वो कह रहा है भाई 6 आया है, फिर भी क्या कर रहा है, 6 आया है। ठीक है, आपको वास्तव वाली स्थिति पूछिए यानी E1, तो इसको ऊपर लिख दीजिए। अभी हम फिर क्लियर करेंगे, टेंशन फ्री रहिए आप, बिल्कुल ये क्वेश्चन आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट, एक घटना का मतलब एक पासे को उछालना, ठीक है, पासे को उछालना और बताना कि 6 आया। तो जब आपने पासे को उछाला तो उस पे 6 आया हो, ठीक है, और जब 6 आया हो तो वो बता रहा है कि 6 आया है। जब 6 नहीं आया उछालने पे तो भी वो क्या बता रहा है कि 6 आया है, यानी ये बताना कि 6 आया है। ठीक है, यही तो घटना है ई, पासे को उछाल के बताना कि 6 है। तो जब उछाला तो 6 आया, और जब 6 आया तो उसने बताया कि 6 आया है। इसका मतलब है कि वह सत्य बोल रहा है, वह सत्य बोल रहा है। ठीक है, पासे को उछाला, 6 आया ही नहीं, और वो क्या, जब 6 नहीं आया तब भी क्या बोल रहा है, 6 आया, इसका मतलब झूठ बोल रहा है। तो सारी प्रायिकताएं लिख लीजिए। पहले PE1 का क्या है, PE1 पासे पर 6 आना, तो पासे पर 6 आने की प्रायिकता 1/6। PE2 पासे पे 6 नहीं आने की 5/6। दूसरी जो है, जब पासे पे 6 आया है और वो बता रहा है 6 आया, जब पासे पे 6 आया है और वो भी बता रहा है 6 आया, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, सत्य बोल रहा है। और सत्य बोलने की कितनी है भाई, 3/4। दूसरी स्थिति, जब पासे पे 6 आया ही नहीं, उस स्थिति में भी बोल रहा है कि 6 आया है, तो क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। तो झूठ बोलने की, जब सच बोलने की 3/4 है तो झूठ बोलने की क्या हो जाएगी, 1 - 3/4। तो यहां से हो गया 4 - 3/4, तो कितनी हो गई, 1/4। तो ये हो गई झूठ बोलने की प्रायिकता। इन सभी वैल्यूज को यहां डाल दीजिए, सोल्व आउट क्वेश्चन। तो यहां से हो गया PE1/E इज इक्वल टू E1 का 1/6, E/E1 3/4 बट्टे, ये तो एज इट इज 1/6 गुना 3/4 प्लस E2 का 5/6 गुना 1/4। काटे ना लघुत्तम बनाए, ठीक है। तो यहां से देखिए PE1/E 3/24 बट्टा 3/24 प्लस 5/24 सोल्व करेंगे तो देखिए 3/24 बट्टा 24 लघुत्तम, तो 3 + 5, 24 से 24 कट गया तो 3/8, 3/8। तो व्यक्ति जब पासे पर 6 आया उस स्थिति में बता रहा है कि 6 आया है, तो ये हो गई 3/8। जब पासे पे 6 आया और वो बोल रहा है कि 6 आया, वही वास्तव में 6 आने की प्रायिकता है, यानी 3/8 आपका राइट आंसर है स्टूडेंट, एकदम से
बिल्कुल कहीं कोई डाउट इसमें आपको नहीं होना चाहिए। तो काफी अच्छा और सिंपल क्वेश्चन आप लोगों के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उदाहरण नंबर 15। किसी व्यक्ति ने एक निर्माण कार्य का ठेका लिया। हड़ताल होने की प्रायिकता 0.65 है। हड़ताल न होने की तथा हड़ताल होने की स्थितियों में निर्माण कार्य के समानुसार पूर्ण होने की प्रायिकताएं भी हमें दे रखी है 0.80 और 0.32। ठीक है, जब हड़ताल हो जाए, हड़ताल न हो और हड़ताल हो जाए, दोनों स्थिति में निर्माण कार्य पूर्ण होने की प्रायिकताएं हमें दे रखी है। तो निर्माण कार्य के समय अनुसार पूर्ण होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कैसे बन जाएगा, आप इतने क्वेश्चन बेच पर में के बना चुके हो, तो अब आपको इसमें कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उदाहरण 15। ठीक है, सबसे पहले मैं अगर इवेंट ई जो है वो निर्माण कार्य के समयानुसार पूर्ण होने की प्रायिकता है, मान लूं कि माना ई निर्माण कार्य का समय पर पूर्ण होना, का समय पर पूर्ण होना ठीक है। और E1 जो है ये बता रहा है हड़ताल होना, और E2 जो है उसका मतलब है हड़ताल नहीं होना, नहीं होना। सबसे पहले देखिए आपको दे रखा है हड़ताल होने की प्रायिकता। हड़ताल होने की प्रायिकता हमें दे रखी है 0.65 PE1। तो यहां से हड़ताल नहीं होने की आप लोग निकाल लीजिए 1 में से घटा के, 1 माइनस 0.65 0.35। आगे प्रश्न में आपको दे रखा है, देखिए हड़ताल न होने की स्थिति में, यानी जब हड़ताल नहीं हो, यह आपको पता है पहले से कि हड़ताल नहीं होगी, यानी E2, और उस स्थिति में काम पूर्ण हो जाएगा। तो काम पूर्ण होने की आपने किससे लिख रखी है, ई से। जब हड़ताल नहीं हो उस स्थिति में कार्य पूर्ण होने की आपको कितनी देर की प्रायिकता, 0.80। एक सिचुएशन आपको और दे रखी है कि भाई जब हड़ताल होगी उस स्थिति में कार्य पूर्ण होने की प्रायिकता, वो आपको दे रखी है 0.32। और आपको बोल रहा है कि भाई निर्माण कार्य समय पर पूर्ण होने की प्रायिकता, यानी पी पूछी है, तो संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से होगा बिल्कुल पीई। कैसे लिखेंगे भाई, जब हड़ताल हो जाए, ठीक, ये मुझे पता है कि हड़ताल हो गई, तो जब हड़ताल हो गई उस स्थिति में कार्य पूर्ण होगा, या जब हड़ताल नहीं हो, तो जब हड़ताल नहीं हो उस स्थिति में भी कार्य पूर्ण हो जाए। यह संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से हमने लिख दिया। संपूर्ण किससे लिखा, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से। और हम लोगों ने बेज प्रमेय में इसका इस्तेमाल काफी किया है, और मैंने आपको इस्तेमाल करके हर क्वेश्चन में नीचे में बता ही रहा था, इसलिए इसको मैंने लास्ट में किया। तो देखिए PE1 0.65 मल्टीप्लाई E/E1 0.32 प्लस E2 0.35 मल्टीप्लाई E/E2 0.80। दोबारा से रीमैच कर लेते हैं, 0.65 ठीक है, 0.32 0.35 ठीक है, क्लियर। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लो और भाई अपना आंसर लिख डालो। तो मल्टीप्लाई आप लोग क्लास 12th में इजीली कर सकते हैं। मैं इनको मल्टीप्लाई करके यहां लिख देता हूं, 0.65 इंटू 0.32 0.208 प्लस
0.35 मल्टीप्लाई 0.80, ये हो गया 0.28। ऐड कर लीजिए तो ये हो गया 0.488 बिल्कुल ये आपका आंसर आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कैलकुलेशन है, आप लोग इजीली बना सकते हैं 12th क्लास के स्टूडेंट। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया, आप एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करके देखिए, आपको आराम से समझ में आएगा। फिर भी नहीं समझ में आता, नीचे मेरे हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, उस पर कॉन्टेक्ट कीजिए बिल्कुल। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चैप्टर जो है 13.3 बेस प्रमेय पे आधारित, इसके क्वेश्चंस लेके हम लोग आपके लिए। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।